आज हम लोग पढ़ेंगे डैम प्रूफिंग या फिर वाटर प्रूफिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। डैम्पनेस एक मेजर प्रॉब्लम होती है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कहीं ना कोई बिल्डिंग डैम्पनेस से जरूर सफर करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डैम प्रूफिंग होती क्या है। डैम प्रूफिंग होती है द ट्रीटमेंट और द टेक्निक used to prevent the entry of the moisture or the dampness into the building at various level of entry points। इसको बोलते हैं डैम प्रूफिंग। ठीक है, मतलब कि डैम्पनेस या मॉइस्चर की एंट्री को जो प्रिवेंशन करने के तरीके होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डैम्पनेस। ठीक है, और वाटर प्रूफिंग क्या होती है? द ट्रीटमेंट गिवन टू द रूफ इज कॉल्ड वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग करते हैं इन केस ऑफ रूफ वगैरह से यदि कोई वाटर पेनिट्रेट कर रहा हो तो हम वाटर प्रूफिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इफेक्ट्स होते हैं अनहेल्दी एनवायरनमेंट। सबसे पहले जैसा ये तो सबको ही पता है कि जैसे डैम्पनेस वगैरह होती है तो मॉस्किटोज वगैरह वहाँ ब्रीड करने लगते हैं। ठीक है, ग्रोथ होने लगती है, उनकी ग्रोथ ऑफ टर्माइट होने लगती है डैम्पनेस की वजह से। ठीक है, दीमक वगैरह वो सब सुना होगा तुमने, लग जाती है यदि कहीं मॉइस्चर होता है तो सबसे पहला अनहेल्दी एनवायरनमेंट। सेकंड होता है इफेक्ट ऑन ब्रिक। ब्रिक पर क्या होता है? ब्रिक पर एक टर्म तुमने सुना होगा, एफ्लोरोसेंस। पता है किसी को एफ्लोरोसेंस क्या होता है? व्हाट इज एफ्लोरोसेंस? ब्रिक में साल्ट जब उसको वाटर में डिप करके रखते हैं उसमें वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं तो उसे कहते हैं। पैचेस आने का रीजन? उसमें साल्ट की ब्रिक में कंटेंट ज्यादा एल्कलाइन होता आ है। जाती है, हाँ, एल्कलाइन रहती है उसकी वजह से। एल्कलाइन, उसी की प्रेजेंस की वजह से। तो भाई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो सीधी सी बात है कि वो जो एल्कलिनिटी जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो सरफेस पे आएगी तो वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है ब्रिक पर। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन प्लास्टर। तो डैम्पनेस को सॉफ्टनिंग एंड क्रम्बलिंग ऑफ प्लास्टर। देखा होगा तुमने, प्लास्टर वगैरह जगह जगह से छूट जाता है डैम्पनेस की वजह से, पीलिंग ऑफ हो जाता है पेंट्स वगैरह का, उसके ऊपर जो पेंट की लेयर होती है। ठीक है, वुडन फिटिंग्स वगैरह इन सब पे भी डैम्पनेस का इफेक्ट होता है। वुडन फिटिंग्स में क्या होता है? जहां भी मॉइस्चर होता है वहां टर्माइट्स ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो टर्माइट्स वगैरह ग्रो करती हैं तो उसकी वजह से वुडन फिटिंग्स वगैरह भी इफेक्ट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन मेटल फिक्चर्स एंड रीइंफोर्समेंट। इस पे क्या होगा? इसमें होगा कि मेटल फिक्चर्स वगैरह में क्या होगा? कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, एस्थेटिक अपीयरेंस, मतलब देखने में बेकार लगता है, देखा ही होगा। इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह में यदि मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी तो शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुरा हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ डैम्पनेस, मतलब कि क्या क्या रीजन होते हैं डैम्पनेस के। तो सबसे पहले मॉइस्चर पेनिट्रेटिंग द बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ से। तो इसके रीजन क्या होते हैं कि या तो रेन वाटर हो, रेन वाटर पेनिट्रेट कर करके अंदर आए घर के। ठीक है, या फिर सरफेस वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, या फिर मॉइस्चर इन एयर। तो ये इजी से टर्म है, ये तो तुम्हें पता ही है कि किस किस रीजन से मतलब वाटर पेनिट्रेट हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है मॉइस्चर एंट्रैप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, उस टाइम क्या हुआ, किसी भी रीजन से ज्यादा मॉइस्चर मतलब ज्यादा वाटर कंटेंट तुमने कहीं डाल दिया तो वो एंट्रैप रह जाता है उस पोजीशन पे। तो मेजर रीजन जिसके कारण ये होता है वो तो यही है क्या, कि आउटसाइड से जो पेनिट्रेट करके आए। ठीक है, मॉइस्चर जो बिल्डिंग के अंदर ही ओरिजिनेट हो। अब ये ओरिजिनेट कैसे होता है? जैसे मान के चलो रूफ वगैरह पे या कहीं प्रॉपर स्लोप नहीं दिया, तो जब प्रॉपर स्लोप नहीं देते हैं तो वाटर का स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेशन से क्या मतलब है? एनवायरमेंट में पढ़ा होगा तुमने स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन बोलते हैं रुके हुए पानी को, मतलब कहीं वाटर स्टॉप हो जाता है ना तो उसको। तो स्टैग्नेशन वगैरह की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये इम्प्रॉपर रूफ स्लोप वगैरह।
ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग। अब डैम प्रूफिंग के मेथड मतलब 4 दे रखे हैं इसमें, एक तो मेम्ब्रेन, एक सरफेस ट्रीटमेंट, एक ग्रेनाइटिंग या प्रेशर ग्राउटिंग, और एक होता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। कैविटी वॉल हम वॉल की जब पढ़े थे हमने तभी पढ़ ली थी हमने कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग। इसमें क्या करते हैं, हम एक मेम्ब्रेन या एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं डैम प्रूफ कोर्स की। ठीक है, जो लेयर जो हम मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं उसी लेयर या मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डीपीसी, दैट इज डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, अब इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं वो होता है बिटुमिन, मैस्टिक एस्फाल्ट, प्लास्टिक, पॉलिथीन शीट्स, सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिनस फेल्ट, सिलिकॉन, ऑक्सी। मतलब ये कुछ मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, जो रजिस्ट करते हैं वाटर की एंट्री को, मतलब वाटर प्रूफिंग मटेरियल है एक तरीके से ये। ठीक है, जो वाटर को घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग है इट कैन बी डन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, ये कैसे होती है ये आगे फिगर से समझा दूंगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। अब इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग में क्या करते हैं हम, उसी में जो भी मटेरियल, जैसे हम सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं ना, तो नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट में ही हम डैम प्रूफ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक जनरल सी चीज सोचो कि जैसे सीमेंट कंक्रीट होती है या ब्रिक होती है या कोई भी चीज है, वाटर बेसिकली घर के अंदर या मॉइस्चर जो भी है, जो भी डैम्पनेस आती है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मेनली क्या होता है, वॉइड्स, क्योंकि वॉइड्स के थ्रू ही तो वाटर पेनिट्रेट आउट होके आएगा हमारे घर के अंदर। तो बेसिकली हमें वही वॉइड्स कम करने होते हैं। ठीक है, वॉइड्स को कम करना होता है, तो उन वॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम वॉइड फिलर यूज करते हैं। ठीक है, जो उन वॉइड्स, सर वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स होता है स्पेस जो उनके बीच में होता है। ठीक है, उन वॉइड्स को फिल करने के लिए, मतलब जैसे सॉइल होती है या कोई भी मटेरियल होता है, वॉइड होता है जो खाली स्पेस होता है उनके बीच का। ठीक है, उसको फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चौक हो गई, क्ले हो गया। ठीक है, ये सब चीजें यूज करते हैं। अब जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल मार्केट में प्रेजेंट हैं वो होते हैं प्यूब्लो, इम्परमो, सेलक्रीट, मतलब इनके नाम से मिलते हैं। यदि तुम्हें कभी लेने हो ये सब तो इन सब नाम से मिलते हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आउटर लेयर पे ही मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ वाटर रिपेलेंट मटेरियल ऑन द सरफेस थ्रू व्हिच द मॉइस्चर इज लाइकली टू पेनिट्रेट इनटू द बिल्डिंग। जैसे आउटर वॉल्स वगैरह होती हैं उन पे सरफेस पे ही हम लेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो एक्सपोज सरफेस होते हैं उन पर एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, किसकी, वाटर रिपेलेंट्स की, जो वाटर को रिपेल करते हैं। ठीक है, बिटुमिनस वगैरह की कोटिंग कर देते हैं पेंट्स के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ग्रेनाइटिंग, मतलब ये होती है प्रेशर ग्राउटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हर जगह ऑलमोस्ट पूछी जाती है किसी ना किसी इंटरव्यू में। यदि तुमसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो प्रेशर ग्राउटिंग जरूर पूछेगा। ठीक है, प्रेशर ग्राउटिंग या ग्रेनाइटिंग मोस्टली यूज की जाती है रिपेयर के टाइम। जैसे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, उसके बाद हमें मॉइस्चर की शिकायत आ रही है तो हम ये प्रेशर ग्राउटिंग करते हैं। अब इसमें करते क्या है, इम्परवियस लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोटार। रिच सीमेंट मोटार जनरली 1:3 या 1:4। अब 1:3 1:4 क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई भी हमने प्रिपेयर किया तो उसका 1/5 तो होगा उसमें सीमेंट और 4/5 होगा उसमें क्या, सैंड। जैसे मान के चलो 100 kg टोटल मटेरियल है। ठीक है, अब उससे हमें ये रिच सीमेंट मोटार बनाना है, तो बताना कितना सीमेंट और कितना वो होगा सैंड। यदि 1:4 रेशियो है, 20 kg होगा सर सीमेंट और 80 kg होगा सैंड। हाँ सही है, तो इस रेशियो में उसको मिलाते हैं। ठीक है, उसको अंडर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब जो प्रेशर के लिए यूज होती है उसको बोलते हैं सीमेंट गन। विद द हेल्प ऑफ सीमेंट गन हम उसे अप्लाई करते हैं। प्रेशर ये दे रखा है 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर लगाते हैं।
फिर उसके एप्लीकेशन से उसको फिल आउट करते हैं, फिल आउट करने के बाद वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। कैविटी वॉल में क्या करते हैं, 2 लीव्स पहले भी बताया था, 2 वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक आउटर एक इनर, उनके बीच में कुछ स्पेस रखते हैं, ठीक है। उस स्पेस के कारण क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है वो ट्रेवल नहीं कर पाता है, ठीक है। इट विल रिमेन अप टू आउटर वॉल, तो रेंज वगैरह होती है उससे प्रिवेंट करता है ये। तो कोई डाउट इन सब में किसी को? यहाँ तक किसी No, को कोई sir. डाउट? ठीक है, नो सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डैम प्रूफ मटेरियल। जो डैम प्रूफिंग के लिए मटेरियल यूज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, लोड एप्लीकेशन के कारण उनमें इजीली क्रैक या डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं होते हैं, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है हॉट बिट्यूमेन, फिर मैस्टिक एस्फाल्ट, बिट्यूमिनस फेल्ट और मेटल सीट्स, ठीक है। सबसे पहले हॉट बिट्यूमेन क्या होता है, बिट्यूमेन तुम लोग जानते हो, बिट्यूमेन क्या होती है? सर शायद तारकोल को बोलते हैं। बिटुमिनस मटेरियल जो है एक ब्लैक कलर का होता है, देखा होगा जैसे रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो है ना एक्ट एज अ बाइंडर, मतलब ये बाइंडर की तरह एक्ट करता है हमेशा, ठीक है। और लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं इसमें, और इसका जो मतलब डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, डेंसिटी वगैरह तो तुम्हें पता ही होगा क्या होती है, ठीक है। फिर आता है मैस्टिक एस्फाल्ट। हॉट बिटुमिन की जनरली हम 2 लेयर यूज करते हैं और ये बेस्ट डैम प्रूफिंग मटेरियल है, ठीक है। मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है, इसको एस्फाल्ट को हीट करते हैं फाइन सैंड के साथ, जब हमें मैस्टिक एस्फाल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। On cooling, it forms a durable and completely impervious layer of dam proofing, ठीक है। इसके बाद आता है बिटुमिनस फेल्ट। अब जब बिटुमिनस में फाइब्रस मटेरियल ऐड कर देते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है सर बिटुमिनस फेल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट एस्फाल्ट क्या होता बेसिकली है? मिक्सचर होता है एग्रीगेट का, बाइंडर का और फिलर्स का। एग्रीगेट तो तुम जानते ही हो, जो रोरी कंकर जो होते हैं, ठीक है। बाइंड कोई भी मटेरियल यूज होता है, एस्फाल्ट में भी हम बिटुमेन को एज अ बाइंडर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और पिलर कोई भी मटेरियल होता है जो वॉइड्स होते हैं, जो स्पेस उसके बीच में बचता है, जैसे अभी मैंने सैंड और क्ले और चौक के बारे में बताया था, जो वॉइड्स स्पेस होता है उसको फिल करने में जो यूज होता है, ठीक है। उन सबके मिक्सचर को एस्फाल्ट बोलते हैं। अब बिटुमिनस फेल्ट क्या होता है, एक वही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, इजी टू ले डाउन। इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइब्रस मटेरियल ऐड कर देते हैं। फाइब्रस मटेरियल ऐड करने से क्या होता है, बिटुमिनस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये जनरली यदि मार्केट वगैरह में देखोगे ना तो रोल्स की फॉर्म में मिलता है, जैसे मैट वगैरह के रोल बना लेते हैं ऐसे ही रोल्स की फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटल सीट्स ऑफ मेटल सच एज लीड, लेड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा, मतलब इन सब की मेटल सीट्स वगैरह यूज कर लेते हैं। सीधी सी बात है, मेटल सीट होती है तो डैम प्रूफिंग में हमें हेल्प होती है, ठीक है। थिकनेस, थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ वॉल इसको अप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रिजिड में क्या होते हैं, रिच कंक्रीट। रिजिड जो है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं और जल्दी ब्रेक आउट, उनमें क्रैक्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, उन मटेरियल को रिजिड बोलते हैं। ये नॉर्मली तुमने देखा ही है, मोटार पढ़ा चुका हूँ पहले, ब्रेक, कंक्रीट और ये पॉलीमर प्लास्टिक सीट, ये पॉलीमरिक चैन पड़ी होंगी तुमने, उसकी प्लास्टिक सीट्स जो होती हैं उनको यूज कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब डैम प्रूफ, अब डिफरेंट लेयर्स में डैम प्रूफिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेसमेंट में।
सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो पोर्शन होता है बिल्डिंग का, यदि कभी भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें बेसमेंट बनाते हैं, तो बेसमेंट से ही सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वाटर सीप आउट करके आए, क्योंकि उसमें ग्राउंड वाटर आने के चांसेस भी होते हैं, और साइड्स में यदि कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो तो वहां से भी पानी मतलब सीप आउट होके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे तुम देख रहे हो ना, ये तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डीपीसी, ये वाली जो है, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डीपीसी। ठीक है, तो इसमें डैम प्रूफिंग की लेयर प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डीपीसी ट्रीटमेंट इन बेसमेंट इन अनड्रेन्ड सॉइल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डीपीसी above the foundation concrete and a vertical DPC in the wall along with open jointed drains all around the under basement to collect the ground water। ठीक है, जैसे यहाँ हमने डीपीसी की लेयर एक इधर बिछा दी, और एक डीपीसी की लेयर इधर दे दी, तो ये क्या करेगी, ये प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड एंड एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम साइड। इसमें बेसिकली सीमेंट कंक्रीट की ही लेयर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस पे एट मोस्ट हम क्या करते हैं, हम बिटुमिनस जो होता है ना उसकी 2 कोटिंग कर देते हैं। इनका प्रोसेस समझाऊं क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डीपीसी कैसे कैसे मतलब देते हैं? यस सर। बता दो सर एक बार। देखो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डीपीसी देखो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डीपीसी में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें सबसे पहले एक लेयर देंगे 40 to 50 mm थिकनेस सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, यहाँ जिसमें सीमेंट कंक्रीट सैंड का रेशियो होता है 1:2:4। ठीक है, ये 40 से 50 mm के बीच का साइज में यहाँ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 कोट लगाते हैं, किसके, हॉट बिटुमिन के, जो कि 1.75 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के रेट से लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले एक कोटिंग करेंगे बिटुमिनस का। ठीक है, एक कोट लगा दें, एक कोट मतलब एक लेयर, फिर उसके बाद सेकंड लेयर लेड कर देंगे, तो 2 कोट बिटुमिनस लेयर के अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जंक्शन और कॉर्नर ऑफ द वॉल, जैसे ये सब है ना जंक्शन वगैरह पे, इनका खासकर ध्यान रखते हैं, इनसे सीप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो डीपीसी की लेयर होती है वो बाहर एक्सपोज आउट नहीं होनी चाहिए। अब वर्टिकल में क्या करते हैं, वर्टिकल के केस में वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 20 mm थिक कंक्रीट प्लास्टर ले डाउन कर देते हैं वर्टिकल में। ठीक है, और इसमें भी 2 कोट लगा देते हैं बिटुमिन के। बिटुमिन यूज कर सकते हैं या कोई भी मटेरियल जो मैंने अभी पढ़ाए थे तुम्हें फ्लेक्सिबल में, उसमें से जैसे एस्फाल्ट या फिर बिटुमिनस फेल्ट, जो भी तुम्हारा मन करे उसमें से कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डीपीसी एट बेसमेंट। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें भी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है क्या, अब ये जो है ना इसमें 2 थी डीपीसी एट बेसमेंट, एक तो देते हैं ये, और दूसरे में है एस्फाल्ट टैंकिंग। टैंकिंग क्या है, टैंकिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डीपीसी ऑन द एंटायर एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल। जैसा इसमें दिखा रखा है, इसमें बेसिकली हम एस्फाल्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ तो हमने नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट लगाया, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट लगा के उस पे हॉट बिटुमिन की 2 कोटिंग कर दी। इन दिस केस वी आर यूजिंग एस्फाल्ट। ये सब जो है ना एस्फाल्ट और ये सब तुम पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब वहां जब वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है तो वहां तुम्हें डीप में पढ़ना होता है। ये सब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होते हैं ये सब मटेरियल। ठीक है, अब आ जाओ डैम प्रूफिंग ऑफ फ्लोर्स। अब फ्लोर्स की कैसे करते हैं, ठीक है, डैम प्रूफिंग ऑफ फ्लोर्स स्पेशली ग्राउंड फ्लोर, जो मतलब ग्राउंड पे होता है, उस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द एंट्री ऑफ सबसरफेस मॉइस्चर इनटू द बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, फॉर
or the place where the soil moisture is less or not present. The DPC treatment consists of rammed well, compacted subsoil, and a 10 centimeter thick layer of sand is spread over the entire floor area. मतलब जहाँ चांसेस कम है सीपेज होने के, जहाँ कम मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस एरिया में क्या करते हैं, नॉर्मली कॉम्पैक्टेड सबसॉइल कर देते हैं, सबसॉइल जो होती है उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड स्प्रेड कर देते हैं. बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग एट द एंड कर वही रहे हैं, वॉइड्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब जो भी वॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनको कम कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जो भी इसमें जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे ना डीपीसी या फिर कोई भी वाटर प्रूफिंग या डैम्पनेस प्रूफिंग का जो भी मटेरियल पढ़ेंगे ना, वो एट द एंड जो वॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना उनको फिल आउट करेगा, एज अ फिलर का काम करेगा उन वॉइड्स के लिए. ठीक है. अब इन केस ऑफ द सॉइल जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल, वाटर टेबल जो है ग्राउंड लेवल के नियरर है, ठीक है, तो द डीप ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वाटर प्रूफ मेम्ब्रेन, जैसे मेस्टिक एसफॉल्ट या फिर बिटुमन फेल्ट यूज कर लेंगे. ठीक है. लो कंक्रीट फ्लोर ओवर द एंटायर फ्लोर एरिया. ठीक है. अ लेयर ऑफ ब्रिक इज लेड ऑन अ लेयर ऑफ फाइन सैंड ओवर द वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन टू एक्ट एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज. ठीक है. अब बेसिकली ये है कि जहाँ ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, मान के चलो जो तुम्हारा वाटर लेवल है वो ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो यदि ग्राउंड लेवल पे वाटर लेवल प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे, एक वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन देंगे पहले, उसके बाद अपने कंस्ट्रक्शन को करेंगे. जैसे सीमेंट कंक्रीट की ये लेयर प्रोवाइड करी है, ये वाली, ये डीपीसी की लेयर है. ठीक है. इसके साथ मेस्टिक एसफाल्ट और बिटुमिनस फेल्ट, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर एसफाल्ट और वी कैन गो फॉर बिटुमिनस. ठीक है. फिर सीमेंट कंक्रीट की लेयर दे देते हैं. तो इस तरीके से करते हैं. अब बाथरूम्स वगैरह हैं, वाटर क्लोजेट है, किचन है, इन सब जगह क्या करते हैं, बेसिकली बाथरूम, वाटर क्लोजेट और किचन में जो मेन सीपेज का एरिया होता है वो होता है उस जगह उनके जॉइंट्स. ठीक है. जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, कभी भी तुमने देखा होगा लेज भी होती है घर वगैरह में, तो मेनली जॉइंट से होती है. अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं. टॉयलेट्स, बाथरूम्स एंड द एरियाज बिलो सिंक्स remain wet most of the time of the day, so they are called wet area. मतलब इनको wet area बोलते हैं. टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ, जहाँ पानी के चांसेस, जैसे सिंक होता है किचन के अंदर, इधर मतलब पानी के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टैग्नेशन होने के. ठीक है. लीकेज फ्रॉम दिस एरिया इज वेरी कॉमन which can be seen in many households. The leakage dampness results in dirty wet patches. देखे होंगे wet patches से बन जाते हैं जगह जगह. पीलिंग ऑफ पेंट वगैरह को पील कर देते हैं, लूजनिंग ऑफ प्लास्टर वगैरह छूटने लगता है. ठीक है. स्पेशल अटेंशन देते हैं इन एरियाज में. अब इन एरियाज में करते कैसे हैं, या तो डैम प्रूफिंग कर देते हैं फ्लोर की, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टाइट जॉइंट जो बनाते हैं उनको वाटर टाइट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. ठीक है. अब इसको देखो, डैम प्रूफिंग ऑफ फ्लोर दो पढ़े हमने, या तो जॉइंट्स को वाटर टाइट कर दें या फिर फ्लोर्स की डैम प्रूफिंग अच्छे से कर दें. ठीक है. फ्लोर्स ऑफ द टॉयलेट एंड द बाथरूम इज एट संकन डेप्थ. मतलब संकन डेप्थ का मतलब क्या होता है, वो डेप्थ जो कि लोअर टू ड्रेन ऑफ द वाटर इजीली एंड फॉर कंसीलिंग द वाटर सप्लाई एंड द सीवेज पाइप एंड टू प्रोवाइड द वाटर क्लोजेट एंड ट्रैप. बेसिकली क्या है कि इनको थोड़ा नीचे डेप्थ पे देते हैं ताकि इजीली जो वाटर है वो पेनिट्रेट आउट हो जाए वहां से. बेसिकली जो स्लोप का काम होता है, घर में तुमने देखा होगा बाथरूम्स वगैरह में, जहां हम ये सीवेज लाइन प्रोवाइड करते हैं वो ये एट सर्टेन स्लोप देते हैं. रीजन क्या है, क्योंकि पानी इजीली वहां तक पहुंच जाए और वहां पहुंच के वो घर से बाहर निकल जाए. तो इसीलिए इनको भी कोशिश करते हैं कि कुछ डेप्थ पे बनाएं ताकि ये इजीली सीप आउट होके बाहर निकल जाए क्या, वाटर. ठीक है. जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर्ली चेकड अप करते हैं. द स्पेस अराउंड देम एंड द वाटर क्लोजेट शुड बी फिल्ड विद ब्रिक जेली कंक्रीट एंड देन अ लेयर ऑफ बेस कंक्रीट ऑफ 100 mm
for the flooring can be laid. ठीक है, in the sunken floor the portion of the wall at the floor level is also be made with a 50 mm thin 1:2:4 cement concrete laying holes for the pipe. मतलब बेसिकली वाटर क्लोजेट वगैरह हैं, उनके आसपास की जो लेयरिंग वगैरह है, ये जैसे तुम देख रहे हो ना, ये वाटर क्लोजेट है, यहाँ ये सीमेंट कंक्रीट की लेयर 1:2:4 के रेशियो में देते हैं, और ये बेसिकली क्या करेगी, ये सीपेज ऑफ वाटर नियर बाई सीपेज को प्रिवेंट करेगी। नियर बाई सीपेज प्रिवेंट होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वाटर प्रूफिंग होगी। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ द जॉइंट वाटर टाइट, इसमें क्या करते हैं, जॉइंट टू बी सील्ड विद इपॉक्सी पुट्टी वगैरह देखी होगी, घर में यूज होती है, वॉल के उसमें भी यूज होती है जब पेंट्स वगैरह करते हैं। जॉइंट्स टू बी टेस्टेड बिफोर कवरिंग, द टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी डन इंक्लूड लीकेज टेस्ट, स्मोक टेस्ट। अब ये जो लीकेज टेस्ट, स्मोक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये यही चेक करते हैं कि जैसे तुमने वाटर पाइपलाइन डाल दी, ठीक है, वाटर पाइपलाइन डालने के बाद उसमें क्या करते हैं, वाटर का फ्लो करते हैं बिफोर उसको बंद करने से पहले। जैसे मोस्टली घर में क्या करते हैं, वॉल्स के अंदर वाटर पाइपलाइन वगैरह चलती है, या फिर फ्लोर्स के अंदर, या कहीं भी जो वाटर पाइपलाइन, तो उनको क्लोज कर देते हैं। एक बार मान के चलो सीपेज हो रही है उसमें, तो फिर पता नहीं चलेगी कि रीजन क्या है उस सीपेज का, फिर पूरा उसको उखाड़ो और देखो। लेकिन बेसिकली जब हम ले डाउन कर लेते हैं, उसके बाद ये लीकेज टेस्ट और स्मोक टेस्ट करके देखते हैं, वही लीकेज चेक करते हैं, दोनों ही टेस्ट, कि वाटर की लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही है। यदि लीकेज वगैरह होती है तो इनिशियल स्टेज पर ही हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, ये पीवीसी का पाइप को दिया है यहाँ पर। ये बेटा पीवीसी का पाइप, ये वो ही है, मतलब ये पूरा वाटर क्लोजेट का स्ट्रक्चर जब तुम पढ़ोगे ना, ये तुम उसमें पढ़ोगे। मेरा काम है इसके आसपास की ये पढ़ाना। ये जो वाटर क्लोजेट वगैरह है ना, ये तुम एनवायरमेंट जब पढ़ोगे, जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें सब पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा कौन सर। सा पाइप किस लिए प्रोवाइड किया है या क्या है। ओके सर। ठीक है, इसके बाद डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट इन वॉल्स। अब वॉल्स वगैरह में क्या करते हैं, यदि बेसमेंट वॉल होगी, वर्टिकल वॉल्स वगैरह में हमेशा याद रखना, सीधी सी बात है, वॉल्स यदि वर्टिकल होती हैं तो वर्टिकल ही ट्रीटमेंट होगा उनमें। तो वॉल्स वगैरह में यदि बेसमेंट की वॉल है, बेसमेंट की वॉल में ज्यादा चांसेस, मैंने बताया था कि बेसमेंट में सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि वाटर सीपेज होने के, तो इसलिए बेसमेंट की वॉल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और यदि अदर वॉल्स होंगी, जैसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर की या सेकंड फ्लोर की है, तो उसमें सीमेंट लाइम पेस्ट 1:1:6 का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ हैवी रेनफॉल है, एक्सटर्नल वॉल है, वहाँ 1:3 का पेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट मतलब जनरली पूछे तो कभी नहीं जाते हैं कि क्या रेशियो होता है, एक जनरल याद रखना कि मतलब इतना होता है। अब ये विंडो सिल वगैरह पे कैसे करते हैं, तो सिल वगैरह में क्या करते हैं, जैसे ये विंडो की सिल है, अब भी सिल में किसी को डाउट तो नहीं है, ये सिल है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, स्लोप दे देते हैं और नीचे थ्रोटिंग दे देते हैं। तो मान के चलो वाटर रेन पड़ी इस पे, रेन आएगी तो क्या करेगी, यहाँ से सीप होके इस थ्रोटिंग के थ्रू यहीं से ड्रॉप डाउन हो जाती है वो। ठीक है, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू दिस वॉल, ये यहीं यदि हम थ्रोटिंग दे देते हैं तो वो नीचे ही सीप आउट हो जाती है। थ्रोटिंग का भी मैंने बताया था, थ्रोटिंग तो पहली क्लास में पढ़ाई थी कि थ्रोटिंग क्या होती है। अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि थ्रोटिंग है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डैम प्रूफिंग और फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स के केस में क्या करते हैं, फ्लैट रूफ्स की केयर थोड़ी हमें ज्यादा करनी पड़ती है। इन केसेस में क्या करते हैं, जब रूफ इसको हल्का सा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा है ना, ऑफ अ स्लोप ऑफ 1:40 और 1:60। ठीक है, 1:60 इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, यदि मान के चलो 60 मीटर मैंने ज्यादा बोल दिया, इतना लंबा फ्लैट वो होती नहीं है स्लोप, 60 मीटर एग्जांपल के लिए, 60 मीटर यदि उसकी लेंथ है तो 1 मीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, इसका एंगल कैलकुलेट करना बहुत कम आएगा, मतलब तुम्हें दिखेगा भी नहीं, आंखों से तुम देखोगे ना तो तुम्हें विजिबल भी नहीं होगा। ये थीटा है, टेन थीटा वगैरह निकाल के देखना बहुत कम आएगा। ठीक है, 1:42 1:60 इसका स्लोप दे देते हैं। अब मैंने ये सब तो मैं पहले बता दिया कि हॉट बिटुमेन लेयर वगैरह दे देते हैं सीमेंट कंक्रीट की लेयर के ऊपर, वो प्रिवेंट कर लेती है इसको फ्रॉम डैम्पनेस वगैरह। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट?
रोड्स पे भी तुमने देखा होगा ना, रोड्स पे इसी सेम प्रोसेस को बोलते हैं कैम्बरिंग, कैम्बर देते हैं। रोड्स को देखा होगा, रोड्स बीच में से उठी हुई होती हैं, ऐसे करके होती है। मतलब ये तो खैर लार्ज व्यू है, कभी विजिबल होता नहीं है इतना। ये मान के चलो यहाँ डिवाइडर है, तो ये ऐसे होती है। रीजन इसका भी यही है कि वाटर इजीली वाइप आउट हो जाए इससे, मतलब नीचे की तरफ इधर आ जाए। क्योंकि बिटुमेन वगैरह यूज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वाटर यदि एक बार चला गया ना, रोड जगह जगह से तुमने कभी कभी देखी होगी बैठ जाती है। तो दो रीजन होते हैं, एक तो उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ हो, या फिर वाटर सीप आउट हो जाए उसके अंदर। ठीक है। प्लिंथ प्रोटेक्शन एप्रॉन। अब एप्रॉन क्या होता है? एन एप्रॉन इज अ स्ट्रक्चर मेड अराउंड द बिल्डिंग अबाउट 2 to 3 feet वाइड एट द ग्राउंड लेवल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लिंथ। प्लिंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्लिंथ के अराउंड बना देते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा बाहर की तरफ थोड़ा उसे निकाल देते हैं, जो प्लिंथ लेवल होता है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए 2 से 3 फीट अपने घर को बाहर जो एक्सटेंड करते हैं उसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन एप्रॉन। ठीक है। अब ये क्या करता है? ये भी सेम काम करता है, जैसे रेन वाटर वगैरह आएगा वो प्लिंथ पे न जाके उस पे रहता है, वो सीमेंट कंक्रीट का होता है जनरली, तो बेसिकली उसको प्रिवेंट कर लेता है फ्रॉम यही रेन या फिर कोई भी एक्सटर्नल वेदर कंडीशन वगैरह से। तो इसमें यही है। किसी को कोई डाउट? डीपीसी में यही है, मतलब डैम प्रूफिंग में सर ये थ्रोटिंग क्या होता है? क्या चीज? सर थ्रोटिंग क्या होता है, एक बार दोबारा बता दो सर। एक मिनट देखो, ये थ्रोटिंग पता है जितने भी बाहर स्ट्रक्चर निकले होते हैं ना, सब में देते हैं हम। अब इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। कभी भी यदि वाटर सीपिंग वगैरह होती है ना, कभी भी हाथ में पानी लेना, मतलब उल्टा हाथ करके रखना और ऐसे शेप में बनाना, तो कभी भी देखना यहाँ से पानी सीप होता है, मतलब पानी ऐसे ना जाके इसी पास से निकलता है। ठीक है। तो देखो थ्रोटिंग में क्या होता है कि, एक मिनट, मान के चलो वाटर यहाँ गिरा, ठीक है, इस पे गिरेगा, ये ऑलरेडी स्लोप्ड है तो वॉल पे जाने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। स्लोप्ड है तो यहाँ से वाटर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। नीचे की तरफ आके जैसे ही यहाँ इसको एक जॉइंट मिल जाएगा ना, ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस। मतलब यदि ये पूरा कंप्लीट होता है, हम कुछ ना देते, तो पानी कैसे जाता? ऐसे। तो इससे क्या होते? इससे चांसेस होते कि हमारी इस लेयर में डैम्पनेस के चांसेस हो जाते, होते या नहीं भाई? यदि पानी किसी के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो उसमें डैम्पनेस के चांसेस होंगे। ठीक है। यस सर। अब हमने दे दी थ्रोटिंग, तो थ्रोटिंग क्या करती है? थ्रोटिंग जैसे ही वाटर यहाँ आएगा ना, तो यहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमारी ये जो वॉल है ना, ये प्रोटेक्ट हो जाती है। अब भी डाउट है क्या निखिल? नो सर। और किसी को कोई डाउट? सर ये एप्रन क्या होता है सर, ये जो प्रोटेक्शन एप्रन होता है, प्लिंथ प्रोटेक्शन? एप्रॉन जो है ना, वो किसी भी चीज के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा प्लिंथ प्रोटेक्शन एप्रॉन। बेसिकली क्या है, जैसे प्लिंथ होता है ना, प्लिंथ के ऊपर तुमने एक लेयर वो देखा होगा आउटसाइड जो निकालते हैं, यार एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, जैसे छत पे देते हैं छज्जा वगैरह, ऐसे नीचे देते हैं ना। बेसिकली क्या करेगा कि पानी को अंदर आने से रोकेगा, तो प्लिंथ को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है वो। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? पढ़ लेना, फिर भी किसी को कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। बाकी अभी 2 मिनट बचे हैं, बस यही एक ही क्लास रखेंगे आज। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ पार्थ, क्या डाउट है? पूछो। सर ऑलमोस्ट हर घर में डीपीसी लगता है, लेकिन फिर भी डैम्पनेस आती आती है, ऐसा क्यों होता है? यार ये गलत है, हर घर में डीपीसी नहीं लगता है। देखो पहले मैं बता दूं,
मतलब ऑलमोस्ट मैं हर कोई अपने डीपीसी नहीं लगवा, हाँ ठीक है तुमने लगवाई अपने घर होगी। का बता रहा हूँ। हाँ फिर भी आती है डैम्पनेस, मतलब उतनी डीप लेवल नहीं आती लेकिन आती है। देखो डीपीसी इज डैम प्रूफ कोर्सिंग, मतलब कि हम उसको डैम्पनेस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डीपीसी इज नॉट द डैम्प रेजिस्टेंस को, मतलब कि उसको कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते कि खत्म ही कर दें कि बिल्डिंग में आए ही नहीं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि उस चीज को पूरा प्रिवेंट कर दें। केवल ये एक हमें प्रोसेस है कि जिससे हम कम कर सकते हैं। यदि हम चाहें ना कि बिल्कुल उस चीज को खत्म कर दें तो वो नहीं होगा। ओके सर, मुझे लगा हो जाता होगा काफी हद नहीं तक। नहीं, पूरा पूरा वाइप आउट नहीं कर सकते उस चीज को बेटा, कैसे भी नहीं कर सकते उस चीज को। और किसी को कोई डाउट? सिल की तरह यूज कर सकते हैं। सिल की तरह कैसे, मतलब पार्थ? पूछो डाउट जिसको भी है, वैसे टाइम बचा नहीं है, मुझे मैसेज कर देना, मैं वहां बता दूंगा जिसको भी कोई डाउट हो। बाकी अभी जितना टाइम है उसमें पूछ लो जिसको भी हो अभी भी। सर ये जो ये इसमें डीपीसी बेसमेंट में सर ये जो ड्रेन फील्ड विद ये ग्रेवल लिखा हुआ है सर साइड में, सर इसका मतलब क्या होता है? ग्रेवल का हम्म। यार अब टाइम नहीं बचा। बेसिकली सॉइल जब पढ़ते हो ना तो